छोटा नागपुर के पहाड़ी सौंदर्य के बीच कलकल कर बहती नदी किनारे बसी है कोरवा जनजाति। प्रकृति की रमणीय छटा चारों ओर बिखरी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं और इसी जीवन को अपना आधार बनाती कोरवा जनजाति बेहद ही शांत स्वभाव की है। कोरवा जनजाति की सामाजिक संरचना का प्रधान कबीले का सरदार होता है। सावन के मौसम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और ये महीना हर्ष उल्लास व त्योहारों का महीना होता है। इसके बाद आता है भादों का महीना, जिसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा जंगल से करम डाल लाकर उसे आंगन में गाड़कर उसकी पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं साज श्रृंगार कर पूजा करती हैं। सारी रात नृत्य गान होता है और सूर्योदय के पहले उस करम डाल को नदी किनारे ले जाकर नदी की पूजा कर दीपदान कर उस करम डाल को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसे कर्मा पूजा कहते हैं। कोरवा जनजाति के कबीले में इस पूजा का आयोजन हो रहा है। समस्त कबीलेवासी रात के समय नाच गान देखने सरदार के आंगन में एकत्रित होते हैं, जहां कुंवारी कन्याएं मंत्रमुग्ध हो अपने नाच गान का प्रदर्शन करती हैं। शाम से ही कबीले में बड़ी हलचल है कर्मा पूजा को लेकर। सरदार की इकलौती लड़की नंदिनी सारे कार्यक्रम की आयोजक है। इसी साल 16 की हुई नंदिनी को इस पूजा और नाच गान में बहुत रुचि है। नंदिनी बड़ी बड़ी आँखें, दुबली पतली काया और लंबे काले बालों व गौण वर्ण वाली एक सीधी सादी लड़की है। आवाज़ बेहद ही सुरीली, नाक नक्श बेहद ही तीखे, जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। सारे कबीले की शान और सरदार का मान है नंदिनी। नृत्य गान में भी निपुण। सारे कबीले की लड़कियों को कर्मा पूजा के दिन प्रस्तुति देने के लिए 4 माह पहले से तैयार करती, लेकिन उस दिन का आकर्षण हमेशा नंदिनी ही रहती। रात भर नृत्य गान की प्रस्तुति के बाद जैसे ही प्रकाश ने अंधेरे को चीर अपनी जगह बनानी शुरू की, वैसे ही सभी नदी किनारे कर्मा डाल लेकर उसका विसर्जन करने हेतु जाने लगे। अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, इसलिए सभी झुंड बना मसालों की रोशनी में एक दूसरे का सहारा बन नदी किनारे पहुंच गए। आज नंदिनी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का गुलाबी रंग उसके ऊपर बहुत फब रहा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में उसका रूप सौंदर्य देखते ही बनता था। नदी किनारे पहुंचते ही सारी कुंवारी कन्याएं आगे आ गईं और नदी की पूजा कर दीपदान करने लगीं। तभी उन्हें किसी पुरुष के कराहने की आवाज़ आई। आवाज़ की ओर ध्यान जाते ही नंदिनी ने कुछ लोगों को मसाल ले वहाँ जाने को कहा। 4 पुरुष उस ओर गए जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें वहाँ एक युवक पड़ा दिखा। उसे बहुत चोट आई थी, सिर से अब भी खून निकल रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि नदी उसे बहाकर लाई हो। वेशभूषा से वह युवक शहर का लग रहा था। वे 4 पुरुष जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक ने कराहना बंद कर दिया है और उसकी आंखें भी बंद हैं। एक पुरुष ने उसके पास जाकर उसका परिचय पूछा। जब उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया तब मृत्यु की आशंका से ग्रसित हो उस पुरुष ने
युवक की नब्ज टटोली। नब्ज चल रही थी, मतलब युवक मरा नहीं था, बेहोश था। यह देख उसने अन्य पुरुषों को आवाज़ देकर बुलाया और चारों पुरुष उस युवक को उठाकर सबके पास ले आए। सब उस युवक को देखने के लिए एकत्रित हो गए और कौतूहलवश उसे देखने लगे। युवक लंबा चौड़ा सुंदर मुखाकृति वाला गौण वर्ण का बांका नौजवान था। उसकी सफ़ेद कलर की शर्ट कीचड़ से मटमैली हो गई थी। काले कलर की पैंट पहने, स्टाइलिश जूते पहने वह शहर का कोई अमीर ज़्यादा लग रहा था। सारी भीड़ उस युवक को देख आपस में बातें करने में मशगूल थी। तभी नंदिनी की नज़र उसके सिर से बहते खून पर पड़ी। उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा फाड़ उसके सिर पर बांध दिया ताकि खून को कुछ समय के लिए रोका जा सके। भीड़ ने नंदिनी पर नाराज़गी दिखाते हुए कुछ पुरुषों को उसे अपने घर ले चलने के लिए कहा और स्वयं उनके आगे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलने लगी और उन पुरुषों को भी तेज चलने के लिए कहने लगी। नंदिनी उस युवक से बिल्कुल ही अनजान थी। वह ये सब अपने भावुक व नरम दिल हृदय से विवश होकर रही थी। घर पहुंचकर नंदिनी ने अपने पिता सरदार सुजान को सारी बात बताई, जिसे सुन सरदार मन ही मन प्रसन्न हुआ। अपनी बेटी की करनी पर सरदार ने एक लड़के को वैद्य को लेने भेजा और बाकी को उस युवक के कपड़े बदलकर उसे कमरे में लिटाने को कहा। अब तक सवेरा हो चुका था, लेकिन जब वैद्य को पता चला कि सरदार ने बुलावा भेजा है तो वैद्य तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। रास्ते में जो लड़का वैद्य को बुलाने गया था उसे वैद्य को सारी बात बता दी। सरदार के घर पहुंचते ही वैद्य सीधे उस युवक का इलाज करने हेतु उस कमरे में गए। वैद्य को आता देख नंदिनी व उसकी माँ भी वैद्य के पीछे पीछे उस कमरे में पहुंच गई। सरदार व बाकी के लोग पहले ही वहां थे। वैद्य के इलाज से खून बहना बंद हो गया। वैद्य ने सरदार से कहा, जैसे ही युवक को होश आए उसे खाना खिला, ये दवा दे देना। और फिर नंदिनी की तारीफ करते हुए उसे आशीर्वाद दे घर चली गए। रात्रि जागरण के कारण सभी थके हुए थे, इसलिए आराम करने के लिए चले गए। सरदार ने नंदिनी व उसकी माँ को विश्राम करने हेतु भेज दिया और स्वयं उस युवक के होश में आने का इंतजार कर वहीं ठहर गए। युवक को करीब 2 घंटे बाद होश आया तो उसने सरदार से पूछा, आप कौन हैं, मैं कहाँ हूँ। सरदार ने उसे अपना परिचय दिया और उसे बताया कि वह उनके घर में है तथा वह उन्हें नदी किनारे बेहोश मिला था। फिर सरदार ने युवक से उसका परिचय मांगा और पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई। सरदार का प्रश्न सुन युवक गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद चीख कर बोला, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने दिमाग पर कितना जोर दे रहा हूँ। मैं कौन हूँ, नदी में कैसे आया, यहाँ तक पहुँचा कैसे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और यह कहते हुए वह युवक रोने लगा। यह देख सरदार ने उसे चुप कराया। उस युवक की आवाज़ नंदिनी के कानों तक गई तो वह सीधे रसोई घर में जाकर उस युवक के लिए खाना, जो पकवान कर्मा पूजा में बने हुए थे, ले आई। सरदार ने युवक को खाने के लिए खाना पानी देकर नंदिनी को सारी बात बताई और नंदिनी को वैद्य को लाने के लिए भेज दिया। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली कहानी है, तो आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। आई होप
ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।